ओके जी, ये रिकॉर्डिंग की आप में से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो एक ही चीज पे रिकॉर्ड हो पाएगा। सो आई एम सो सॉरी। ओके। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था इनविटेशन। हम्म। इनविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इनविटेशन के, बिना अपॉइंटमेंट दिए हम इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे वो हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इनवाइट तो हमें लोगों को करना ही पड़ेगा। तो इनविटेशन को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि जर्नली देखिए, ऑब्जेक्शंस का मतलब सिंपल सा होता है सवाल जवाब। अभी हम जब प्रेजेंटेशन करें की बात में गो थ्रू करेंगे ना, तब आपको और आइडिया लग जाएगा। तो ऑब्जेक्शंस ना देखो, आने ही आने। हाँ। लोग सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, और जो नहीं पूछ रहा तो वहां पे इंटरेस्ट लेवल नहीं होता, मैं तो ये समझता हूँ। तो इसलिए वेलकम करना चाहिए हमें ऑब्जेक्शंस को। ऑब्जेक्शन से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्शन से घबरा जाते हैं, और फिर हम बाकी प्रोसेसेस अपने करते ही नहीं, लिस्ट नहीं बनाते, गोल सेटिंग नहीं करते, लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं। क्योंकि हम घबरा जाते हैं, यार किसी ने कोई सवाल कर लिया तो क्या होगा, कैसे जवाब देंगे। सो ऑब्जेक्शंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे तो प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया नहीं हुई है, या डेमो आपके बढ़िया नहीं हुए। ठीक है। सो ऑब्जेक्शंस आने चाहिए, और ऑब्जेक्शंस को आंसर नहीं करना होता, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए। हम क्या करते हैं जनरली ना, ऑब्जेक्शन को आंसर करना शुरू कर देते हैं। उसे यानी हम आर्ग्यूमेंट्स में लग जाते हैं। जर्नली जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, मैंने ज्यादातर देखा है कि हम लोग ऑब्जेक्शन आते ही ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, और हम ऐसे हो जाते हैं जैसे अब युद्ध होने वाला है। हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्शंस है ना, ये वही रिपीटेड ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है। 20 से 25 टाइप के ऑब्जेक्शन हैं जो आपके सामने आएंगे, और ये रिपीटेड आएंगे, ये बार बार आएंगे। कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा। अगर ये 20 से 25 क्वेश्चनों की आपने तैयारी कर ली, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ। सो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये 20 से 25 है कौन से वो सवाल। ओके। तो इसी को आज हम कवर करेंगे। चलिए, तो फिर प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे हम अपनी सारी चीजों को कवर अप करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन अच्छे तरीके से भली भांति दिखाई दे रही होगी। और दिखाई दे रही है तो कोई भी एक या दो व्यक्ति आप में से प्लीज मेंशन कर दीजिए कि दिख रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ग्रेट। दिख रही है। सो चैट में किसी ने मेरी तारीफ की है। तो दीपक जी को इनविटेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो थैंक यू वेरी मच दीपक जी। चले। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों लिखा, ऑब्जेक्शन आंसरिंग क्यों नहीं लिखा? है ना, आंसर भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्शन का जवाब देना। ऑब्जेक्शन का जवाब मूर्ख लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं? फूल्स, बेवकूफ, मूर्ख, सीधी भाषा में। ठीक है। जिन लोगों को बिजनेस करना नहीं आता ना, वो जवाब देने के पीछे पड़ते हैं। जो लोग ये लोग वो होते हैं जो लड़ना जानते हैं। और देखिए, ये बिजनेस ना लड़ने का नहीं है। हाँ। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हमेशा आपकी जीत आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दिलाती।
वो आपने बाजीगर का डायलॉग सुना होगा, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। सो कई बार हमें अपने आप हार जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है सामने वाले व्यक्ति को एक सही रास्ता दिखाना। और सही रास्ता दिखाने पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी की, है ना। जैसे बच्चों के साथ आप जबरदस्ती कर सकते हो? नहीं, आप उनको रास्ता दिखा सकते हो, बता सकते हो, मर्जी फाइनली उन्हीं की है। ओके, तो आप कितने अच्छे तरीके से उनको वो रास्ता दिखा रहे हो, बस वो इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये सोच करके आना कि यार उसने ये सवाल किया, उसने वो सवाल किया, मैं तो आज उनकी हवा कराया, हाँ, या मैंने तो आज उनकी बोलती ही बंद कर दी। ये सब में कोई बहुत ज्यादा खुश फहमी वाली जरूरत नहीं है, या बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी की बोलती बंद करके आए हो तो इसका मतलब यह है कि आप उसका चैप्टर खत्म कराए हो, है ना। हमें रास्ते बंद नहीं करने, हमेशा रास्ते खोल करके रखने। हमें रास्ते बंद नहीं करने, हमें हमेशा रास्ते खोल करके रखने हैं। और एक कामयाब नेटवर्कर वही होता है। अब एक नेटवर्कर की डेफिनेशन समझ लीजिए, मैंने एक किसी से सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आया। मैं आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों के काम आएगा। आप में से बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, अच्छी बात है। नेटवर्कर की डेफिनेशन क्या होती है? नेटवर्कर कौन होता है? नेटवर्कर वो होता है जिसके सर पे बर्फ, सर पे बर्फ, बर्फ मतलब आइस, मतलब ये ठंडा रखना है हमेशा, कूल कूल कूल। ओके, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, हमेशा मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है। ओके, एंड पैर में चक्कर, मतलब एक्शन में रहना है हमेशा। ये होता है नेटवर्कर। फिर से रिपीट कर दूं, नेटवर्कर कौन होता है? आप कोई चैट में मेंशन कर सकते हैं तो साथ में मेंशन कर दीजिए, एक अच्छा नेटवर्कर कौन होता है। या नेटवर्कर की डेफिनेशन क्या है? सर पे बर्फ, मतलब ये माइंड हमेशा कूल, है ना, गुस्सा करना ही नहीं है। हम जितने नेटवर्कर हैं ना, हम सब योगी लोग हैं, योगी। अब उत्तर प्रदेश वाले योगी नहीं, ठीक है, जो योग करने वाले होते हैं ना, योगी, योगी हमेशा ठंडे रहते हैं, गुस्सा नहीं करते कभी। ओके, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, मतलब हमेशा मिठास रहनी चाहिए, प्यारा बोलना है, मीठा बोलना है। और पैर में चक्कर, मतलब पैर में चक्कर का मतलब हुआ, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का रिपीट करने के लिए चैट में। पैर में चक्कर का मतलब होता है एक्शन में लगे रहना, कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। ओके, चलिए, ग्रेट। आप लोग आज नेटवर्कर समझ गए हैं कि नेटवर्कर कौन होता है। ऑब्जेक्शन होते क्या है? है ना, ऑब्जेक्शन एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। आपने कोर्ट में जब वो जज साहब बैठे होते हैं, वकील साहब होते हैं, कोई सवाल करते हैं, है ना, तो जो फालतू की चीजें होती हैं ना, तो जज साहब कह देते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हाँ, मतलब हटाओ, ऐसे कुछ नहीं है ये, ठीक है, ओवर रूल्ड कर देते हैं। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए। ऑब्जेक्शन है क्या फिर? ऑब्जेक्शन रिजेक्शंस नहीं होते, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि इंसान मना कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्शन आर पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। आप इनवाइट कर, लिस्ट बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, है ना, उसमें सवाल आते हैं। तो ये प्रोसेस है एक पूरा, इस प्रोसेस का एक पार्ट है, और ये होना ही होना है, होना चाहिए बल्कि। ओके, मोदी केयर बिजनेस जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आज हम किसी के पास गए, दरवाजा खुला फिर दरवाजा बंद कर दिया, ऐसा नहीं। दरवाजे खुले रखने, तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑब्जेक्शंस आर नॉट अबाउट यू, ऑब्जेक्शन आपके लिए नहीं होते हैं। ऑब्जेक्शन को वेलकम करना सीखिए। कोई सवाल करता है ना, तो उसको अपनी ईगो पे मत लीजिए। चाहे वो आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर सवाल कैसे होता है? अभी तक तुमने क्या कमाया? हम्म, तुम्हारी गाड़ी आ गई या नहीं आई? इस तरीके के सवाल होते हैं। या तुम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे फंस गए? हाँ, इस तरीके की चीजें आती हैं। दूसरा, आपके कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, मोदी केयर कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्शन हो सकता है, लोगों के अपने फेलियर से रिलेटेड ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो हमें ऑब्जेक्शन को समझना है, ये इसका ना सामने वाले का दर्द है।
और उसी दर्द का एनालिसिस अगर आपने कर दिया और उसी दर्द की दवाई दे दी ना, आपका काम बन जाएगा, समझ लीजिए। ऑब्जेक्शन आपको हेल्प करते हैं किसी व्यक्ति को सही रास्ते पे लेकर के आने में, इतना ध्यान रखें। तो इसलिए ऑब्जेक्शंस को ना वेलकम करना है, आने दीजिए आने दीजिए। और जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए ना, चेहरे पे एक हल्की सी ना मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखिए, हमेशा। लेट इट कम, वेलकम करिए, वेलकम। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस होती हैं लोगों की जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटीज, वो कुछ जानना चाहते हैं, है ना। कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, जिज्ञासा है उनकी, वो जानना चाहते हैं क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा। ओके। उनकी वरीज होती हैं, उनकी चिंताएं हो सकती हैं कि यार ये प्रोडक्ट ने अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो, हाँ, अगर मैं फेल हो गया तो, मैं लोगों से बात नहीं कर पाया तो, चिंताएं होती हैं। हाँ, इसी तरीके से लोगों की फीलिंग्स होती हैं। क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये करना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा। तो ये लोगों की ना अपने अंदर की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। लोगों की विश्वास की कमी हो सकती है। किसके ऊपर विश्वास की कमी हो सकता है? आपके ऊपर उनका ट्रस्ट लेवल इतना हाई ना हो सकता है प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट लेवल हाई ना हो। वो कहें कि यार ये तो सब बताते ही हैं, या सब बोलते ही हैं, दिखाते ही हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में हर कोई अच्छा बोलता है, लेकिन आखिरकार वो प्रोडक्ट में जान नहीं दिखती ऐसी, है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, आपकी कंपनी पे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास नहीं हो अभी, है ना। सो विश्वास की कमी हो सकती है, आत्मविश्वास की कमी, खुद के ऊपर उनको भरोसा ना हो कि यार बिजनेस तो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन यार मैं कैसे, लोगों से बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं टाइम कैसे निकालूंगा, मैं मेहनत कैसे करूंगा। हाँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या मेरी जॉब बहुत अच्छी है। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कुछ केसेस में ये बहाने हो सकते हैं, एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। ओके। और इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब एक्सक्यूजेस ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल एक्सक्यूज का मतलब है जानबूझ करके बहाना बनाया जा रहा है, और दूसरा होता है जो एक ना आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी के घर जाते हैं, और घर जाते हैं और वो सामने वाला आपसे पूछता है क्या लेंगे। हाँ, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, पहले पहले वो पूछेगा क्या लेंगे, चाय या कॉफी, नहीं नहीं कुछ नहीं, पानी लेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं, है ना। तो जर्नली क्या होता है कि ये नो जो है, ना जो है, ये हमारी आदत बन गई है। आप बहुत सारी चीजों में देखोगे, बच्चे आएंगे आपसे कोई बात करेंगे, आप उनको पहले बात में क्या कह दोगे, ना ना ये नहीं करना, है ना। हस्बैंड कोई बात बोलेंगे, नहीं। वाइफ कोई बात बोलेंगी, नहीं। सो पहला जर्नली हमारा जो रिएक्शन होता है बहुत सारी चीजों को लेकर के, वो ना में रहता है। ओके। सो ये अनइंटेंशनल है, ये आदत बन गई है। ओके। सो आप अगर किसी को कहते हो ये प्रोडक्ट लोगे, तो वो पहली बार में तो जनरली यही कहेगा नहीं। ठीक है। सो ये हमें समझना है कि या ये अनइंटेंशनल है या इंटेंशनल है। अब इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ करके बहाना बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन बहाना, हस्बैंड नहीं मानेंगे, ये इंटेंशनल है। ये जनरली क्या होता है कि कई बार क्या होता है, देखिए, अगर इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो दूसरे के ऊपर चीज को रख देता है। अच्छा, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे भगाऊं, हाँ, या इनको कैसे तड़काऊं, या यहां से कैसे हिलाऊं। सो वो आपको जनरली इस तरीके की बातें कहते हैं, दूसरे के कंधे पे रख देते हैं जो उस टाइम पे वहां पे नहीं है। अगर वहां पे हस्बैंड होते तो बात करते ना। अभी वहां पे हस्बैंड नहीं है, अब आप तो जाकर के हस्बैंड से बात अभी नहीं कर पाओगे एकदम से। हाँ, तो जनरली वो क्या करते हैं, आपको तड़काने के लिए कह देते हैं हस्बैंड नहीं मानेंगे, या मेरे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ, इस तरीके की जो चीजें हैं, या मेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, रीजन नहीं है कोई, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये इंटेंशनल वाले बहाने हैं। इनको समझने की जरूरत है कि क्या ये बहाना मार रहा है। अगर ये बहाना मार रहा है तो फिर हमें उसको अप्रोच अलग तरीके से करनी है, वापस हम उसकी नीड को जाकर के कुरेदेंगे, उसको प्रिक करेंगे, और फिर नीड के ऊपर लेकर के आएंगे, ड्रीम के ऊपर लेकर के आएंगे ऐसे केस में। ओके। ऑब्जेक्शंस ना अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। हाँ,
आपकी मदद करते हैं ये ऑब्जेक्शन किस चीज के लिए, रिलेशनशिप बनाने में। देखो जब कोई सवाल करता है, हाँ, और उस सवाल को आप समझते हो, उस सवाल के साथ एग्री करते हो, हाँ, और उनको आप उस सवाल के लिए उनको आप रिस्पेक्ट करते हो, तो एक ना रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप लोगों ने हिंदी मूवीज देखी होंगी, उसमें क्या होता था पहले ना, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी। अभी ये हीरो क्या है, ये इस हीरोइन को चाहता है, पसंद करता है, और ये इससे शादी करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल। अब ये हीरो हीरोइन के पास जाता है, उसको बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अभी ये हीरोइन क्या पहली बार में हाँ कर देती है? नहीं करती है ना। तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, हाँ, तुम काम नहीं करते हो, या मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, 10 तरीके के जवाब या ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है ना। तो लेकिन ये हीरो हार मानता है? नहीं मानता। हाँ, ये कुछ ना कुछ, अभी वो मैंने प्यार किया आपने देखा होगा, सलमान खान की बहुत ही फेवरेट, एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूवी रही है। तो उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें वो शर्त आ जाती है कि भाई ये पैसे कमाएगा तो शादी हो पाएगी। तो इसी तरीके से वो, लेकिन वो उस ऑब्जेक्शन को लेता है, दृढ़ता के साथ लेता है, और वो पैसे कमा करके दिखाता है बकायदा। सो रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होता है जब आप किसी चीज के लिए जिद्दोजहद करते हो, थोड़ा मेहनत करते हो, ठीक है, तो जो सामने वाले के साथ आपका रिलेशन है ना, वो स्ट्रांग होता है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, रेपो क्रिएट होती है, एक तालमेल बनता है। वो कुछ बोलेगा, फिर आप उसको समझ करके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दोगे, और वैसे भी हम सब कंसल्टेंट हैं, हमारा काम है समाधान देना। तो तालमेल बनता है, ठीक है। तीसरा, आप प्रोस्पेक्ट की ना जरूरत को समझ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत ही टाइम है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत ही पैसे हैं, है ना। मेरे फैमिली एग्री नहीं करेगी, इसका मतलब उस पर्सन के पास आजादी नहीं है, उसको आजादी चाहिए। मैंने आज तक नहीं किया है ना, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो लोगों की नीड जो है, वो आप उनके ऑब्जेक्शन से ही समझोगे। ओके। सो ऑब्जेक्शंस का बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। देखो, अब ऑब्जेक्शंस को अगर हैंडल करना है ना, तो पहले तैयारी करके जाइए। जितनी अच्छी आप तैयारी करोगे ना, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, या उतना ज्यादा फेवर में, अपने फेवर में आप रिजल्ट लेकर के आ पाओगे। तो पहली चीज तैयारी में क्या करनी है? पहली चीज तैयारी में आपने ये करनी है कि आपने पहले खुद कन्विंस होना है और कमिटेड होना है। अगर आप कन्विंस्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी सवाल हैं, जितने भी सारे के सारे सवाल ना, आज हम एक एक करके देखेंगे कुछ बेसिक सवाल, ठीक है। अरे प्लीज रिक्वेस्ट मत करो रिकॉर्डिंग की, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन, क्योंकि अगर मैंने आपको दी ना, तो मेरे यहां से रिकॉर्डिंग हट जाएगी। सो आई एम सो सॉरी। हाँ, सो आपको पहले कन्विंस होना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल है? ये सवाल आ सकता है ना आपके सामने। सो आप कन्विंस्ड हो इस बात से कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल है या नहीं है? क्या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? इसका स्कोप क्या है? क्या आप कन्विंस्ड हो इससे? क्या मोदी केयर कंपनी के साथ आप कन्विंस्ड हो? क्या मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ आप कन्विंस्ड हो? क्या आप इस बात से कन्विंस्ड हो कि हाँ, इसमें पैसा आता है, इसमें लोग गाड़ियां लेते हैं, लोगों के घर बनते हैं? क्या आप इस बात से कन्विंस्ड हैं? अगर आप खुद कन्विंस नहीं होगे, ठीक है, तो आप दूसरे को क्या इंफॉर्मेशन दे पाओगे? वो एक छोटी सी सुतली बम लगाएगा, और आप बुन 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 हो जाओगे, और कुछ टाइम के अंदर अंदर बिजनेस से गायब हो जाओगे। सो जितने सवाल हैं या जितने ऑब्जेक्शन जनरली आते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आप में से भी बहुत सारे लेडीज होंगे, अभी आपके घर में भी तो हस्बैंड मना करते होंगे
तो वो हस्बैंड साहब को आपने कैसे एग्री किया था, नहीं किया? ठीक है, क्या आज वो हस्बैंड आपके साथ हैं? आपके बिजनेस में रजामंदी है? तो अगर आपने वो चीज को हैंडल किया हुआ है तो आप दूसरे के समझ सकते हो कि भाई जब मैं हैंडल कर सकता हूं तो ये भी हैंडल कर सकता है। ठीक है। तो आपको खुद कन्विंस होने की जरूरत है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए हमारा बिजनेस जो है ये किसका है, ज्वाइन कराने का नहीं है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, पहली बात। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे को इस्तेमाल करने बहुत जरूरी है। जब हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तब हम उन प्रोडक्ट्स के साथ कन्विंस होंगे। अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, खुद पे खुद के घर में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो हम कहां से कन्विंस होंगे? तो पहला काम तो 100% सेल्फ यूजर हो जाइए। उसी प्रोडक्ट की बात करिए हमेशा सामने वाले से जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया हो या जिसके रिजल्ट आपने देखे हो। दूसरा, आपको कमिटेड होने की जरूरत है खुद। ठीक है। आप अगर छोट थोड़ी सी हवा आई और आपका बिजनेस उड़ गया, तो फिर कमिटमेंट नहीं है। आपको आपको अपनी जड़ें ना बिजनेस में मजबूत करने की जरूरत है पहले। ठीक है, कि बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए आप नहीं डगमगाओगे। ओके। जिस दिन आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, खुद कन्विंस हो जाते हो, खुद कमिटेड हो जाते हो, आपको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता उसके बाद। ठीक है। दूसरा, आप देखिए मैसेंजर हो। ठीक है, आप संदेशवाहक हो सिर्फ। किसी की जिंदगी आप नहीं बदल सकते, वो विधाता बदल सकता है ना। किसी को जबरदस्ती आप ये काम नहीं करवा सकते। किसी को जबरदस्ती आप मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दिलवा सकते। किसी को जबरदस्ती गाड़ी नहीं दिलवा सकते। ठीक है। आपका काम क्या है, सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना, अपने मैसेज को पहुंचाना। और हमारा मैसेज क्या है? आजादी, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सपने देखने की आजादी, सपने पूरे करने की आजादी, ये हमारा मैसेज है। यही मैसेज आपको समीर जी ने पहुंचाया, समीर जी से आपकी अपलाइन के पास पहुंचा, आपकी अपलाइन से ये मैसेज आप तक पहुंचा है। और यही मैसेज को, आजादी के मैसेज को आपको लोगों तक आगे पहुंचाना है। लोगों का निर्णय तो उन्होंने ही लेना है ना, डिसीजन तो उन्होंने ही लेना है। तो आपका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। बाकी उसके तकदीर में होगा गाड़ी आना, उसके तकदीर में होगा घर बनना, उसके तकदीर में होगा पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, वो अपने आप पूरा होगा। ओके। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, गिवर एटीट्यूड रखिए। आप देने जा रहे हैं, ना कि लेने। क्या देने जा रहे हो? आप अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, आप रोजगार देने जा रहे हो, आप आजादी देने के लिए जा रहे हैं। हाँ। सो एटीट्यूड आपको वो रखना है। हिंदुस्तान जब अंग्रेजों का गुलाम था तो लोग आजादी का नारा लगाते थे और ये लोगों तक पहुंचाते थे नारा। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या उस टाइम पे आजादी की लड़ाई में आ गई थी? नहीं आई थी, जबकि सबको आजादी चाहिए थी। लेकिन सारे लोग नहीं आए थे लड़ाई में। कुछ तो हमारे ही बढ़िया लोग अंग्रेजों की फौज में भी शामिल हो गए थे ना, फौजी बन गए थे या। हाँ। सो सारे लोग नहीं आते। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड कि यार आजाद होना है, आजाद होना है। तो आप वही आजादी दूसरे को देने जा रहे हो। आप एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दूसरे को देने जा रहे हो। ठीक है। आप उन्हें करोड़पति बनाने में मदद करने जा रहे हो। जब भी आप किसी से बात करते हो ध्यान रखिए, उनकी किस्मत में होगा तो वह जरूर आएंगे। खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे भी डीमोटिवेशन है तो पहले एक काम करिए, कोई अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, मेरे सेशन में आ जाइए या अपनी अपलाइन का कोई सेशन अटेंड कर लीजिए। हाँ, कोई भी चीज जो आपको मोटिवेट करे। इवन जब इनविटेशन के लिए बैठते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ कि पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया करो। किसी ट्रेनिंग में बैठते हो, एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो। किसी ने ना कर दी, एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख लो। मोटिवेटेड रखो। देखो हमारे अंदर ना हवा भरती है निकलती है, भरती है निकलती है। और निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ। हमारे
जानने वाले भी हो सकते हैं, हमारे पहचानने वाले भी हो सकते हैं, हमारे करीबी भी हो सकते हैं, अनजान भी हो सकते हैं। हवा निकालने वाले बहुत लोग हैं। हवा भरने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो आप खुद हो। हवा भरने वाला वो सिर्फ आप ही हो। आप ही को अपने अंदर हवा खुद भरनी है। हवा किस चीज, हवा का मतलब मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से लेकर के आना पड़ेगा। और इसके लिए तरीके हैं, जरिए हैं। चाहे वो अच्छा वीडियो है, अच्छा गाना है, कोई अच्छी मूवी है, कोई अच्छी किताब है। मोटिवेटेड रहिए, या अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए, अपनी जरूरतों, अपनी नीड्स के बारे में सोचिए, और सोचिए कि अगर ये ऑप्शन जिंदगी से हट गया तो क्या ये नीड्स और ड्रीम्स पूरे होंगे। मोटिवेट रखें अपने आप को। आपकी एनर्जी सामने वाले को ऊर्जा देती है। देखो, अगर आप में ही एनर्जी नहीं है, आपकी आवाज में दम नहीं है, आप खुद घबराए हुए हो, सुस्त हो, डगमगाए हुए हो, आप किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकोगे फिर। ना आपके साथ कोई जुड़ना चाहेगा। आपको एनर्जेटिक होना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है नहीं आती है, इनविटेशन करना आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान दिखाना आता है नहीं आता, डेमो दिखाना आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आप कितने एनर्जेटिक हो, आपके अंदर क्या जज्बा है। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा घर बनेगा, मेरी गाड़ी आएगी, मेरी 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इनकम यहां से आएगी? क्या आप ये चीज को अनाउंस कर सकते हो सामने? आज नहीं है, आज नहीं है, लेकिन क्या आप अनाउंस कर सकते हो? क्या आप में वो एनर्जी है? क्या वो जज्बा है? अगर ये आपने फायर सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर दी ना, जो आपके अंदर फायर लगी हुई है, आप देखना। आपने फायर को कभी देखा है एक चीज से दूसरी चीज में फायर कैच करती है? देखा है आपने कभी जंगल में आग लगते हुए देखा हो? एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे से तीसरे पेड़ में, तीसरे से चौथे पेड़ में। तो ये ना कैच करती है फायर। सो अगर आपके अंदर आग होगी, वो फैलेगी। अगर आप ही के अंदर आग नहीं होगी, आप ही में एनर्जी नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है वो फैलने वाली है? ऑब्जेक्शंस को आंसर नहीं करना होता, उनको हैंडल करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे शोएब अख्तर को, जो मेरी उम्र के लोग होंगे, मेरी उम्र के नौजवानों। पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त बॉलर हुआ करता था। और उसकी जो फास्ट बॉलिंग होती थी वो ऐसी होती थी, मुंह तोड़ देने वाली बॉलिंग। मतलब अगर उसको सही तरीके से नहीं डील किया तो इतनी फास्ट करता था वो बॉल, और सीधे मुंह पे आती थी। ठीक है, उसके बड़े तरीके थे। यॉर्कर फेंकता था, कभी गुगली फेंकता था, कभी बाउंसर फेंकता था, और स्पीड तो जबरदस्त हुआ करती थी। बड़े बड़े बैट्समैन उसके सामने गच्चा खा जाते थे। ठीक है, कईयों के मुंह भी टूटे हैं, इवन सचिन तेंदुलकर का तक। ठीक है। सो अब ऐसे, ये जो बॉल वो फेंक रहा है, वो एक तरीके से बैट्समैन के सामने ना एक ऑब्जेक्शन आ रहा है। अब ये जो बैट्समैन है उसने अगर सही तरीके से उस बॉल को हैंडल कर लिया, और देखिए जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रन देते हैं। इसका रीजन क्या होता है? अगर वो बैट पे बॉल चढ़ गई तो वो सिक्सर जाएगी या चौका जाएगा, अगर सही जगह पे चढ़ गई और सही जगह से उसने उसको प्लेस कर दिया अगर उस बॉल को। सो उसकी बॉल को जिसको हैंडल करना आ जाता था, वो खूब रन बनाते थे। ओके। अब अगर मान लो वाइड बॉल जा रही है या बाउंसर बॉल आ रही है, तो आप देखोगे अच्छे बैट्समैन क्या करते थे, वो बाउंसर को खेलने की कोशिश नहीं करते थे। क्योंकि अगर बाउंसर को खेलने की कोशिश की, मान लो बैट को थोड़ा सा ऊपर किया, तो क्या होगा? वो बॉल लगेगी बैट से और कैच हो जाएगा। तो ऐसे में अच्छे बैट्समैन क्या करते थे, डिप कर देते थे, यानी उस बॉल को सर के ऊपर से निकलने देते थे। अब कई बार क्या होता था कि वो बॉल जब सर के ऊपर से निकली तो वो विकेट कीपर के हाथ से भी निकल जाती थी और पीछे बाय का चौका मिल जाता था। अगर जो लोग क्रिकेट जानते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया इस चीज का लग रहा होगा। बिल्कुल रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। सो हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। तो हमें हर सवाल को सही तरीके से बस हैंडल करना आना है, हर चीज को जवाब में नहीं जाना, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। आइडेंटिफाई नीड, आपको सबसे पहले ना सामने वाले की जरूरतों का को आइडेंटिफाई करना है। पता करें कि वे नए अवसरों की, यानी नई कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, कोई प्रोडक्ट्स की तलाश में है, कोई सर्विस की तलाश में है, या उसकी दिलचस्पी है।
उनका दर्द क्या है इसको जानने की कोशिश करें। और बी योरसेल्फ, जवाब देते समय अपने व्यक्तित्व और शैली का उपयोग करें, नेचुरल रहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी को उस टाइम पे कॉपी करने की कोशिश करें, या अपलाइन ने ऐसा कहा है तो वैसा ही करना है। आपको नेचुरल रहना है, ठीक है। एंड क्योंकि अगर आप किसी को उस टाइम पे जबरदस्ती कॉपी करेंगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा ये सीखा सिखाया हुआ है, ठीक है। सो आपको नेचुरल रहना है अपने आप में, काम डाउन रहिए, सुनिए, आराम से जवाब दीजिए। बी जेन्युइन, उनकी परिस्थिति की ना परवाह करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको ये मत बोलिए अच्छा तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम 500 रुपए का घर का सामान ले सको, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम कर बैठते हैं कई बार। आपको उसकी परिस्थिति का को पहले अंडरस्टैंड करना है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, कि बिना पैसे के जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम होगा। एग्री करिए उसकी बातों के साथ, जेन्युइनली उसकी परिस्थिति को ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरे घर वाले नहीं तैयार होंगे, समझने की कोशिश करिए क्या दिक्कत है, कहां पे दिक्कत है। बी अ गुड लिसनर, सुनने की आदत डालिए, सुनाने की नहीं। हम जाते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं, बट 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 बट। हमें सामने एक अच्छा प्लान या अच्छा डेमोस्ट्रेशन वो होता है जहां पे आप लोगों की सुनते हैं, क्योंकि जब आप लोगों की सुनेंगे तब उनका दर्द आप समझ पाएंगे, उनकी नीड, उनके ड्रीम को आप समझ पाएंगे। जर्नली हम अपनी ड्रीम, अपने प्लान्स, अपनी चीजें बता रहे होते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक अच्छा लिसनर सामने वाले को समझ करके उसको उस तरीके से उसकी उस तरीके से प्लानिंग करता है, ठीक है। हर किसी को एक सलाहकार चाहिए, एक एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको मोटिवेट कर सके, जो उसको आगे बढ़ा सके, हाँ, जो उसको कामयाब कर सके। हर किसी को चाहिए, आपको बस वो व्यक्ति बनना है। और वो तभी हो सकता है जब आप गुड लिसनर बनते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मेरी ना जर्नली बड़े बुजुर्ग लोगों से बड़ी पटती है, और मैं जिससे भी मिलता हूं, मैं अपनी प्रशंसा ही कर रहा हूं, एक बार समझ। सो मैं जिससे बड़े बुजुर्गों से खास तौर से मिलता हूं, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है मुझसे मिलना, और वो बार बार ना मिलना चाहते हैं। और सो उसका बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ना अपनी बातें किसी को कहनी होती हैं, बतानी होती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना होता है। हाँ, जो इतने साल की, इतनी जिंदगी की उनकी जो 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 लाइफ में उन्होंने जो देखा है, परखा है, वो शेयर करना चाहते हैं। सो ऐसे में क्या चाहिए कि उनके ना, उनके लिए गुड लिसनर बन जाओ। उनके उनको समय देने वाला कोई नहीं होता जनरली, उनकी सुनता नहीं है कोई। मैं बस क्या करता हूँ, सुनता हूँ, ठीक है। अब वो कुछ भी कहते हैं, मैं हंसता रहता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही कहा, अरे वाह क्या बात है। जनरली मैं आपको बताऊं, आई एम सॉरी टू से, कई बार मैं उनकी बहुत सारी बातों पे शायद ध्यान नहीं दे रहा होता। कई बार मैं उनकी बहुत सारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी उनको हमेशा इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूं कि मैं उनकी सुन रहा हूं। अ, क्यों नहीं ध्यान दे रहा होता? देखिए, कई बार ना एक फॉर्मूला होता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना, कचड़ा आया कचड़ा गया। कई बार बातें नेगेटिव भी होती होती है, या इधर उधर की बुराइयां भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो मैं उसमें ज्यादा पड़ता नहीं कभी किसी के लफड़े में ना। सो बस, हाँ, लेकिन अच्छा, अच्छा ऐसा क्यों किया आपने, अच्छा वैसा क्यों किया, और जहां पे कोई पॉइंट टू बी टेकन होता है वहां पे मैं लेता भी हूं, उनसे सीखता भी हूं। सो एक अच्छे लिसनर बनिए, आप देखिए आप सबका दिल जीत लेंगे। बी अ कंसल्टेंट, आप एक सलाहकार हैं, एक सलाहकार बन करके रहिए। आपको सही सलाह देनी है। देखिए, सही सलाह का मतलब, हम सेल्समैन नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। हम लोग सेल्समैन नहीं है यार।
हम हम ना कंसल्टेंट हैं, और सेल्समैन और कंसल्टेंट में ना एक डिफरेंस होता है। जब मैं सेल्स में था, मार्केटिंग में था, तो मैंने बहुत सारे अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओज को कहते हुए सुना कि अच्छा सेल्स वाला वो होता है जो गंजे को भी कंघी बेच देता है। हाँ, तो मैं यही सोचता था कि यार, गंजा बेचारा क्या करेगा कंघी का यार, हम बेच तो आएंगे उससे, चलो एक बार को, बाद में तो वो बेचारा गाली देगा। सो मैं रियल एस्टेट में रहा, बहुत बड़ा, बहुत सारे काम किए, बहुत नाम भी कमाया, लेकिन फिर मैंने रियल एस्टेट को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये लगता था यार कि जनरली हम क्या करते हैं, अपनी चीज ना जबरदस्ती लोगों को थोपने में, चेपने में लगे रहते हैं। एक सलाहकार ये नहीं करता। एक देखिए, एक अच्छे डॉक्टर और एक लोभी डॉक्टर में यही फर्क होता है। जो लोभी डॉक्टर होता है वो जबरदस्ती आपको कुछ ना कुछ बेचने में लगा रहता है, लेकिन जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो आपको हमेशा बेचने की कोशिश नहीं करता, वो आपको सही सलाह देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी के पास जाएं, हमें हमेशा उनको जबरदस्ती ज्वाइन कराने की नहीं सोचनी है। हाँ, कई बार हम जाते हैं, यार इसको तो ज्वाइनिंग लेकर के आऊंगा, या इसको तो बेच करके ही आना है। ऐसा नहीं है। जो उसकी जरूरत की चीज है ना, उसकी सलाह दीजिए, और उसको वो क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए उसकी सलाह दीजिए। और कई चीजों पे ना मना भी करना चाहिए। और लोगों को ना वो लोग पसंद होते हैं जो मना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वही मैं अभी पिछली बार भी शायद एग्जाम्पल दिया था। आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, कपड़ा ले रहे हैं, और आपको सेल्समैन जो है वहां का, वो आपको कहता है कि मैडम जी, ये वाला मत लीजिए, आप ये कपड़ा ना सिकुड़ जाएगा। हाँ, ये कपड़ा सिकुड़ जाएगा, और आप तो मेरे पुराने कस्टमर हैं, मैं आपको गलत नहीं बता सकता। ऐसा जो सेल्समैन ने आपको सलाह दे दी ना, आप उसके फैन हो जाते हो। आप हमेशा उसी के पास जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? उसने मना कर दिया जबकि आपको। सो आपको भी ना कई बार मना करना है कि नहीं, ये वाली चीज आपके लिए सूट नहीं करेगी। हमारे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर चीज। बस, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत जनरल एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब जैसे हमारा स्टेरी क्लीन है, परफेक्ट है, हाँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, देखो दिल पे मत लेना कोई। अभी हम कई लोगों को ऐसे भी प्रोस्पेक्ट करते हैं जिनके बेचारे घरों में ना फर्श भी नहीं है। फर्श होता है ना, फर्श, फ्लोर, कच्चा फर्श है ना, या फर्श है ही नहीं, या टूटा फूटा फर्श है, या वहां पे भी हम जबरदस्ती स्टेरी क्लीन बेच करके आते हैं। वो बेचारा साफ कहाँ करेगा, वो एचडी फ्लोर क्लीनर बेचने में लगे हुए हैं उसे। कईयों के टॉयलेट इतने काले हो चुके हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वहां जबरदस्ती बियॉन्ड ब्लू बेचने में लगे हुए हैं। आपको जरूरत समझनी पड़ेगी कि भाई ये इसका करेगा क्या, स्टेरी क्लीन ले भी लेगा तो क्या करेगा फिर, ले भी लेगा तो क्या करेगा। तो ऐसे में आप मना कर सकते हो उसे, भाई ये लाजवाब प्रोडक्ट है, लेकिन आप इसे पोछे के लिए नहीं, आप इसे स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बता दो उसे। कई चीजों में मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए। ओके। मना भी करना, कई बार जरूरत पड़े तो मना कर दिया करिए, सही सलाह दीजिए, राइट सलाह दीजिए, पर्सपेक्टिव को समझ करके दीजिए। पेट में दर्द है तो पेट का इलाज करिए, दांत का इलाज करने मत निकलिए। ओके। नेक्स्ट है, अगर आपने अपनी सही रेपो क्रिएट कर ली ना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। रेपो क्रिएट करना मतलब एक तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। रेपो का मतलब होता है तालमेल बिठाना। अब ये तालमेल कैसे बिठाते हैं? ये तालमेल बिठाते हैं समानताएं, जो कॉमनलिटीज होती हैं, जो कॉमन चीजें हैं सामने वाले में और आप में, उनको, उनके बारे में बात करके आप एक तालमेल, एक रेपो क्रिएट कर सकते हैं। रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो की अगर फुल फॉर्म को देखें तो इसका फुल फॉर्म है रियली ऑल पीपल प्रेफर अदर रिजेंबलिंग देम। लोगों को वो लोग पसंद होते हैं जो उनकी तरह होते हैं।
समझे? लोगों को वो लोग पसंद होते हैं या लोग उन्हें प्रेफर करते हैं जो उनकी तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, हाँ, अभी ये स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट्स के साथ बड़ी अच्छी नेटवर्किंग कर सकता है। एक हाउसवाइफ के साथ बड़ी अच्छी नेटवर्किंग कर सकती है। एक जॉब में जाने वाला है, एक कॉर्पोरेट का इंसान, वो एक कॉर्पोरेट वाले के साथ बड़ा अच्छा कर सकता है। एक टीचर के साथ बड़ी अच्छी नेटवर्किंग कर सकती है। तो इसी तरीके से हम सब लोगों के भी ना ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो मैं एक ऐसी सलाह दे रहा हूं, आउट ऑफ दी वे जाकर के दे रहा हूं, ये इस टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वैसे ये बात आई है तो इसलिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर हाउसवाइफ है ना तो कोशिश करिए हाउसवाइफ्स को ज्यादा प्रोस्पेक्ट करें। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को ज्यादा प्रोस्पेक्ट करें। आप एक किसान हैं तो किसान को ज्यादा क्योंकि वहां पे ना कॉमनिटीज आ जाती है, एक समानताएं आ जाती हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ ना रिलेट कर सकता है इंसान। और जब भी आप किसी के साथ मीटिंग करें, चाहे अच्छा ये मीटिंग आपकी ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, ऑफलाइन मीटिंग भी हो सकती है। ऑनलाइन में जब हम कॉल पे बात करते हैं, पहली कॉल करते हैं, है ना, प्रोस्पेक्टिंग हुई, लीड आई, लीड आने के बाद आप पहला कॉल जो उनको करते हो, वहां पे आपको ना ये तालमेल, ये कॉमन चीज क्रिएट करनी है। ठीक है, अब कॉमन चीज का एग्जांपल आपको एक और दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप केरला के रहने वाले हैं और आप दिल्ली में आए हैं और यहाँ पे आपको भाषा की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपको एक व्यक्ति मिलते हैं जो आपकी भाषा को समझ पाते हैं। ओके, और वो आपसे उसी भाषा में कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, तो उनसे बात करने में आपको अच्छा लगेगा। फिर बात बात में निकलता है कि यार आप केरला के हो, वो भी केरला के हैं, है ना। फिर बात में पता चलता है वो भी त्रिवेंद्रम के हैं, आप भी त्रिवेंद्रम के हो। फिर बात में पता चलता है कि त्रिवेंद्रम में एक मोहल्ला है, एक बस्ती है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सेंट थॉमस बस कॉलोनी, ठीक है, वो भी वहीं रहते हैं। सो जितना ज्यादा ये संपर्क ज्यादा करीब होता जाएगा उतना ज्यादा आप वो व्यक्ति के क्लोज होते चले जाओगे, करीब होते चले जाओगे। जैसे फॉरेन कंट्री में गए, वहां पे हिंदुस्तानी मिल जाए कोई, कितना अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बात है यार, हिंदुस्तानी मिल गया है यहाँ पे। हाँ, सो ये कॉमन पॉइंट्स आपने बिल्ड करने हैं। अब जैसे हम FORM करते हैं, है ना, तो FORM में ये बड़ा अच्छा तरीके से आप कर सकते हो, खासतौर से जो स्ट्रेंजर्स के साथ। हाँ, ये स्ट्रेंजर्स जो होते हैं ना, स्ट्रेंजर्स के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो वहां पे FORM में आपने ये रेपो भी क्रिएट करनी है। जब आप फैमिली की बात करते हो, है ना, कितने यानी शादीशुदा नहीं है, हाँ, तो पता चला हाँ शादीशुदा, कब शादी हुई थी, वो पता चला कि 1998 में शादी हुई थी। आपने कहा अरे यार मेरी भी शादी 1997 में हुई थी, है ना, या मेरी भी शादी 1998 में हुई थी, कौन से महीने में हुई थी, हाँ, इस महीने में अप्रैल में हुई थी, अरे मेरी भी अप्रैल में सच बोलना है जहां पे कॉमन चीज मिले, झूठ नहीं बोलना, हाँ? कि सर ने बताया था तो हर चीज पे अरे मेरा भी यही है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे, अरे अच्छा वाह क्या बात है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो बेटा बेटी या दोनों बेटियां हैं, अच्छा दोनों बेटे हैं, अरे हाँ, मेरे भी दोनों बेटे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन चीज। हाँ, सो इस तरीके से परिवार के ऊपर, अब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, जानते हैं, मनोरंजन, है ना, फॉर एग्जाम्पल, और आपको किस तरीके की मूवीज देखना पसंद है, तो मुझे हिंदी मूवीज अच्छी लगती है, अरे वाह क्या बात है, हिंदी मूवीज में कौन सी, रोमांटिक या एक्शन या बायोग्राफीज, बायोग्राफी, अरे वाह मेरे को भी बायोग्राफी बहुत पसंद है। अभी मैंने वो सैम मानिक शॉ वाली सैम बहादुर की मूवी देखी, बड़ी अच्छी लगी, तुमने देखी? ठीक है, सो अगर सामने वाले का वहां पे कोई कॉमन चीज आ रही है, ठीक है, काम से रिलेटेड, क्या काम करते हैं, अच्छा मैंने भी ये काम किया है या मैं भी यही करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो जहां पे भी आपको कॉमन बात मिले, तो कॉमन से क्या होता है, चर्चा होती है, हम्म, बातचीत होती है, आगे आगे बढ़ती है बातचीत। वरना थोड़ी देर में आप रुक जाओगे, आपके पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं होता कि यार इससे मैं क्या बात करूं। गोल्स और ड्रीम्स के बेसिस पे भी रेपो क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरे का ड्रीम है कार लेना, आपका भी ड्रीम है कार लेना,
दूसरे का ड्रीम है होंडा सिटी लेना, आपका भी ड्रीम है होंडा सिटी लेना। रेपो क्रिएट हो गई, होंडा सिटी के बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी। ओके, सो रेपो क्रिएट करना समझ गए आप। उस व्यक्ति का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसने आपको उनके पास भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे मंजू जी ने सीता जी के पास भेजा। अब मैं सीता जी से जब बात करूंगा तो मैं उनको मंजू जी के बारे में बताऊंगा, और क्योंकि मंजू जी मेरे और सीता जी के बीच में है, तो मैं मंजू जी को हाईलाइट करूंगा। अब अगर मंजू जी की बहुत ही क्या कहते हैं, मंजू जी की कोई भी अच्छी चीज को लेकर के हम बात कर सकते हैं कि मंजू जी हमेशा दूसरों के बारे में बहुत सोचती है, हमेशा लोगों की केयर करने में लगी रहती हैं। तो फिर सामने वाला भी कुछ बोलेगा, हाँ बिल्कुल, ये तो मंजू जी की खासियत है। फिर कोई स्टोरी थोड़ी सी मंजू जी की हो गई, तो थोड़ी सी उससे भी कनेक्टिविटी बिल्डअप होती है। तो एक तरीका ये भी है। उल्लेख करें कि आपने उनके बारे में क्यों सोचा। जब आप किसी से मिल रहे हो ना, तो रेपो क्रिएट करने का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि उनको बताएं कि आप उनको अप्रोच क्यों किया। ये खासतौर से जो लोग जान पहचान के होते हैं या रेफरेंस वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, सो उनको ना आप ये क्लियर कट बताएं। और इसमें आपकी लिस्ट जो है वो आपका बहुत बड़ा मदद करती है। मान लेते हैं आपने अपनी लिस्ट बना रखी है और नाम लिख रखा है आपने गीता जी का। अभी गीता जी का नाम लिखा हुआ है और उसको आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, एम्बिशियस है, यंग है, नीडी है या लेडी है, हाँ, और उसके ऊपर ट्रस्ट वर्दी के ऊपर किया हुआ है टी। ठीक है, तो आप उनको दिखा सकते हो, देखो मैंने आपका ना, ये मेरे फ्यूचर करोड़पतियों के लोगों की नाम है, फ्यूचर करोड़पति लोगों के नाम मैंने ना यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसमें देखो आपका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, और आपका नाम मैंने देखो क्यों लिखा है, क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता हूं ना, उनमें से आप बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लोगों में से हो, एम्बिशियस लोगों में से हो, या जिंदा दिल लोगों में से हो, है ना, या हमेशा मुस्कुराते रहने वाले में से हो, या लोगों की मदद करने वालों में से हो। हाँ, सो इस तरीके से आप उनको बताएं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और फिर क्रिएट अ यस यस एटमॉस्फेयर। आपको एक यस यस एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है शुरू से। तो जब आप जैसे प्लान दिखाते हैं, हाँ, सो आपने वहां पे पूछना है कि जब आपने ड्रीम्स के बारे में बात की, तो आप जब ड्रीम्स को बताते हैं तो आप वहां पे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ड्रीम आपका नहीं है, तो वो कहेगा सारे हैं। तो जब भी पॉजिटिव वर्ड्स लेकर के आएंगे आप, तो वो यस यस एटमॉस्फेयर में क्रिएट होना शुरू होता है। फिर आप जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आप सवाल कर सकते हैं कि क्या आपको अपने परिवार से प्यार है, क्या आप अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है, क्या आप अपने परिवार के सपने पूरे करने में उनकी मदद करना चाहते हो। तो हर एक सवाल जो मैंने अभी पूछा, इसका जवाब क्या आएगा, आप आंसर में बताओ, आंसर बताओ। जितने अभी मैंने आपसे तीन चार सवाल पूछे, इसका जवाब क्या आएगा। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हो, क्या आप अपने परिवार की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, क्या आप अपने परिवार के सपने पूरे कराना चाहते हैं। जवाब यस ही आ रहा है ना। तो जब ये यस 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 चलता रहेगा, तो जब आप लास्ट में पूछोगे, ठीक है, क्या आप इस बिजनेस को आज से शुरू करेंगे, या कल तक का आपको टाइम चाहिए, ठीक है, या सिंपल, अगर यस 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 चल रहा है ना, तो फिर वो आप सिंपल भी पूछोगे ना, क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, तो जवाब हाँ में ही आएगा, क्योंकि पहले आप बहुत सारी हाँ ले चुके हो। ओके, सो आप यस यस की ना आदत डालो। किसी भी चीज में ना ऐसे मत फंसो जहां पे ना नो आनी शुरू हो जाए। अगर नो आनी शुरू हो जाए ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, और ऐसी चीजों के साथ फिर से सवाल शुरू करना जहां पे ना आंसर यस में आना शुरू हो जाए। ओके, सो आपको एक अच्छा रिजल्ट इसके बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा,
चलो अब हम कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं। ठीक है, इसको हैंडल करने की, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की, इसमें सबसे बेहतरीन टेक्निक जो होती है इसको हम कहते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला। ट्रिपल एफ फॉर्मूला हमने उसमें किया था ना, इनविटेशन में 5C फॉर्मूला किया था, यहाँ पे ट्रिपल एफ। ठीक है, ये ट्रिपल एफ क्या है? ये है फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है? देखिए, इसका तरीका बहुत सिंपल सा है। अच्छा, फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब समझ लीजिए। आपने ना, सामने वाला जब भी कोई बात करे ना, तो उसकी बात से सबसे पहले आपने एग्री करना है। ठीक है, एग्री करिए। और एग्री जब करें ना, तो ऐसे ऐसे सर हिलना चाहिए। अच्छा, वो जो यस यस एटमॉस्फेयर की मैंने बात की थी ना, उसमें भी आप आदत डालो ऐसे ऐसे सर हिलाने की, और सामने वाले को भी देखो वो ऐसे ऐसे हिला रहा है ना सर, ऐसे ऐसे तो नहीं हिल रहा। आपका तो नहीं हिल रहा है ऐसे ऐसे। अगर आपका हिल रहा है तो सामने वाला साइकोलॉजिकली वो कॉपी करता है। आपका इधर जाएगा वो भी इधर जाएगा, आपका इधर जाएगा वो भी इधर जाएगा। ठीक है, आपका ऐसे ऐसे रहेगा, वो भी ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी वैसे काम करती है। ओके, सो आपने एग्री करना है उसकी बात से। ठीक है, और आपने उसको ये दिखाना है कि मैं, फील का मतलब होता है मैं महसूस कर पा रहा हूं तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है। जैसे किसी के कोई नया जूता पहना है, शूज पहने हैं, तो पैर काटता है ना। ठीक है, आप, अब वो बेचारा काट रहा है पैर, आप कहो यार मैं महसूस कर पा रहा हूं कि तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं ऐसे नया जूता लेकर के आया था और वो मुझे काट रहा था। ठीक है, तो आप फेल्ट, मतलब पहली बात है आपने महसूस किया, फिर आपने उसे बताया मैंने भी यही फील किया था, मैं आई ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस। ठीक है, फेल्ट मतलब होता है पास्ट, मेरे साथ भी पास्ट में ऐसा हो चुका है। तो फील है प्रेजेंट, ध्यान रखें, फील है प्रेजेंट, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, अभी आपको कैसा पेन फील हो रहा है, अभी आपको कैसा लग रहा है, या आप जो सवाल कर रहे हो वो किस लिए कर, मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे भी यही लगा था। पास्ट में ले जाओ, रिलेट कर दो उसे कि तू भाई नया नहीं है, मेरे को भी ऐसे ही लगा था, पास्ट में ले गए। ठीक है, और फिर उसे फाउंड में ले जाना है। फाउंड मतलब कि फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी। ठीक है, और मैंने ये पाया। ठीक है, अब फाउंड जब लेकर के जाते हो तो आप उसे फिर आगे फ्यूचर में लेकर के जाते हो। ठीक है, तो मैंने ये पाया कि अगर जूते में, ठीक है, हम हल्का सा, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही बता रहा हूं, अगर हम हल्का सा पाउडर लगा ले, ठीक है, तो ये काटना बंद कर देता है। ठीक है, तो मैंने ये पाया इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, या मैंने ये जाना, या मैंने ये समझा। अब जितने हमारे सवाल आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के समय, हम मेजरली 80 to 90% सवालों का जवाब, जवाब नहीं, हैंडल, ठीक है, हम उनको हैंडल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ, जिसे हम फील, फेल्ट, फाउंड कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज, जो वो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, जो भी उन्होंने सवाल किया है, ठीक है, उसको आपको रिपीट करना है, पैराफ्रेज करना है, अपने शब्दों में वापस उस सवाल को जवाब दे, उस सवाल को दोहराना है। ठीक है, और आपने फिर रिपीट करने हैं बेनिफिट्स को उससे रिलेटेड। आपने ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट करना है कि भाई यही सवाल है ना, इसके अलावा तो और कोई सवाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। हम्म, तो आपने क्या करना है? आपने उनको कहना है जी, अ, तो आपने मुझसे जो सवाल किया है, जो मुझे लग रहा है आपको इस बिजनेस को करने से अभी रोक रहा है, वो ये है कि आप ये समझते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये महंगे हैं। क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो आपने उनकी बात को रिपीट किया, या आपने उसको ऐसे भी रिपीट कर सकते हो, थोड़ा सा और इसको बेटर करते हैं। आपको लगता है ये प्रोडक्ट्स आपके लिए महंगे हैं, आपके लिए। ठीक है, आपको ये लगता है ये प्रोडक्ट्स आपके लिए महंगे हैं, क्या यही बात है?
अच्छा, नेक्स्ट आपने कहना है सिंगल आउट करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या यही एक चीज है जिस जो आपको इस बिजनेस में आने की लिए रोक रही है? क्या सिर्फ यही एक वजह है, या इसके अलावा भी कोई और चीज है? अब कोई और चीज है ना, तो आने दो पहले। अब जब वो और कोई क्वेश्चन करे तो बोलो अच्छा एक मिनट में एक काम करता हूं, लिख लेता हूं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट महंगे हैं और भी कोई चीज, एक आध दो कोई चीज बोलता है तो वो लिख लो। जर्नली ऐसा नहीं होगा। जर्नली क्या होगा कि वो आपसे ये कहेगा हाँ यही चीज है जो मुझे रोक रही है। ठीक है, तो सिंगल आउट कर दिया, साइड कर दिया, अकेला कर दिया उसे। अभी मान लो 10-15 लोग हैं आपसे लड़ने आ जाएं। अभी 10-15 लोगों से आप अकेले लड़ लोगे? नहीं लड़ पाओगे शायद। लेकिन अगर एक व्यक्ति है तो 10-15 लोग आए, अभी 10-15 में से आपने कहा देखो, अगर मां का दूध पिया है, एक एक करके आओ। हाँ, एक एक करके आओ। तो एक एक करके आएंगे तो शायद आप उनसे जीत सकते हो। मानते हो नहीं मानते? इस बात को मानते हैं, एक एक करके आए तो शायद आप जीत सकते हो। अगर 15 एक साथ आ गए तो हार पक्की है। उलझ जाएंगे कि ये इधर से वार कर रहा है, वो उधर से वार कर रहा है, वो उधर से वार कर रहा है, समझ में नहीं आएगा यार क्या करें। सो आपने सिंगल आउट करना है कि भैया यही है ना बस, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं है जो रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल अगेन उसी बात पे आते हैं, हस्बैंड मना कर, तो सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? एग्री करने दो उसे। ठीक है, अब आपने सिंगल आउट कर दिया। ठीक है, उससे कंफर्मेशन ले लिया कि भाई यही एक चीज है जिसकी वजह से उसको थोड़ा चैलेंज आ रहा है। अब आपने एग्री करना है उसकी बात से, जी मैं महसूस कर सकता हूं। अब आपने कहना है मैं महसूस कर सकता हूं। ठीक है, फिर आपने कहना है आपने भी ऐसा ही फील किया था, या आपने नहीं तो मान लो किसी और ने भी ऐसे ही फील किया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझ सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मेरी टीम में एक मधु जी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। या उनके भी हस्बैंड, उनको लगता था कि तैयार नहीं होंगे। उनके भी हस्बैंड, उनको लगता था कि तैयार नहीं होंगे। तो आपने एग्री कर लिया। आपने ये बता दिया कि ऐसा आप ऑलरेडी पहले भी फील कर चुके हो, फेल्ट। ठीक है, पास्ट, मतलब आप ऐसा ऐसी ऐसी सिचुएशन को देख चुके हो। लेकिन जब उनके हस्बैंड ने फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट इस्तेमाल किया तो उनकी सोच ही बदल गई। उन्होंने कहा ये कहां से लेकर के आए, यहीं से हमेशा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। या जब हम उनके हस्बैंड के साथ हमने मिलकर के बात की, और जब उन्होंने देखा कि यहां से सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि यार सोचना क्या है, फिर तो शुरू करते हैं। तो आप जिस चीज पे लेकर के आना चाह रहे हो सामने वाले को, चीज पे मतलब फॉर एग्जाम्पल आप उनको कोई प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, एग्जाम्पल। हाँ, तो इसीलिए तो आपने फ्रेश मूवमेंट की बात की कि फ्रेश मूवमेंट जब इस्तेमाल किया उनकी सोच बदल गई। हाँ, तो कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक फ्रेश मूवमेंट तो जाएगा यार। ठीक है, और फ्रेश मूवमेंट का फायदा भी आपको पता है सब लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे, या आप चाह रहे हो उनके हस्बैंड से एक मीटिंग हो जाए ताकि उनके पास सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, तो आपने क्या कहा? आपने कहा जब उनके साथ बैठ करके हमने बात की, और जब उन्होंने पूरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, इसके गणित को समझा, मैथमेटिक्स। अभी देखिए, लेडीज और जेंट्स में ना ये फर्क होता है जनरली। हाँ सॉरी, अगर किसी का बुरा मत मानना लेडीज, जनरली लेडीज का मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होता है, और मेल्स का मैथमेटिक्स थोड़ा बेटर होता है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे ही उन्होंने इस बिजनेस के गणित को समझा, है ना, तो उन्होंने कहा यार इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो हमें आज से शुरू करना चाहिए, अभी से शुरू करना चाहिए। तो इससे क्या जाएगा कि यार हाँ मेरे को तो ये गणित समझ नहीं आ रहा, 4%, 6%, 17%, 3%, बीवी पीवी जीबीवी। ठीक है, हस्बैंड जरूर समझ लेंगे इस बात को। समझ गए?
तो हम कैसे हमने एक सिचुएशन को हैंडल किया। ओके, तो ये है फील। पहले क्या करना है, पहले रीफ्रेस करना है, उनकी क्वेश्चन को रिपीट करना है अपनी भाषा में, सिंगल आउट करना है कि यही एक चीज है, कंफर्मेशन लेनी है, पक्की बात है ना, यही एक चीज है जो आपको रोक रही है। फील करना है, एग्री करना है उनकी बात से, फेल्ट कि ये चीज आप पहले भी पास्ट में आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, और फिर आपने क्या पाया। ओके, अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ना कुछ डूज हैं, ये ध्यान रखिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले डूज में मतलब क्या करना चाहिए, लिसन कंप्लीटली, सुन लिया करो पहले यार। कई बार क्या होता है, सामने वाला बोला, उसने बोलना शुरू किया और हम उसके ऊपर खुदाई कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी कोई करता है, कोई और कंपनी होगी जो जिसमें फेल हो गए। एकदम से चढ़ाई नहीं कर देनी। हाँ, पहले उसको सुनो अच्छे से, अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है, कंप्लीटली सुनिए, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, अगर आप कोई बात भी कर रहे हैं थोड़ा रुकिए, ठीक है, पॉज, थोड़ा सा सवाल कर सकते हो फिर से। अच्छा, तो आप ये कहने का कोशिश कर रहे हो कि ये इतने बेहतरीन क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको महंगे लग रहे हैं, है ना। अब है ना कहने के बाद ना रुकिए, उसको बोलने दीजिए, ठीक है, फिर अप्रिशिएट करिए। अच्छा, क्वालिटी आपको समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ क्वालिटी तो समझ में आ रही है। उनकी या उनकी कोई भी क्वेश्चन है कि उसको अप्रिशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड नहीं मानेंगे, है ना, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी है। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ, और आप वैसे भी अपने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो, है ना। तो अप्रिशिएट करना उनको। आपके हस्बैंड को आदत नहीं है, उनकी उनकी आदत हो गई है कि आप हमेशा पूरे टाइम उनको दिखते रहो, हर छोटे से छोटा काम में वो आपको इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, खाना भी आप ही के हाथ का खाना चाहते हैं ना, मैं समझ सकता हूँ। ठीक, अप्रिशिएट, जो भी चीज आ रही है अप्रिशिएट करिए, फिर आंसर करिए। तो लिसन करना है, सुनना है, पॉज करना है, अप्रिशिएट करना है, फिर आंसर करना है हमेशा। एकदम से चढ़ाई नहीं करनी, जब तक समझ ना आ जाए यहाँ पे कि यार एग्जैक्ट चैलेंज क्या है, तब तक थमना है। आंसर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स ओनली इफ रिक्वायर्ड। फैक्ट्स एंड फिगर्स ना तभी ज्यादा दिखाओ जब रिक्वायर्ड है। जबरदस्ती फैक्ट्स एंड फिगर्स का ओवरलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट आंसर प्रिंसिपल रखो, एक लाइन में आंसर जो हो जाए ना वो बेस्ट है, ठीक है। गिव मिनिमम इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन 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 ज्यादा जरूरी नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम का बस समाधान दे दो। फोकस ऑन मोटिवेशन, क्या वो मोटिवेट हो रहे हैं, क्या वो अपने नीड्स को, ड्रीम्स को देख पा रहे हैं कि यहां से पूरी हो सकती हैं, बस वो देखो, ज्यादा फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उनकी परेशान, उनके सवालों के ऊपर ज्यादा नहीं, ये देखो कि बस क्या उनको लग रहा है कि यार आप उनकी जरूरत यहां से कोई पूरी हो सकती है, कोई ड्रीम्स उनके यहां से पूरे हो सकते हैं। टेक टूवर्ड्स कॉल फॉर एक्शन, उनको ना कॉल फॉर एक्शन की तरफ लेकर के जाओ हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि यार टाइम नहीं है, ठीक है, तो कैसा रहे मैं आपको एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी से मिलवाऊं जो लोगों को गाइड करते हैं कम समय में बड़ा काम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। वो इस मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, आप मेरे साथ चलोगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। पैसे नहीं है, कैसा रहे मैं आपको एक ऐसे सेशन में लेकर के चलूं जहां पे अ, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनके पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन आज लाखों में कमा रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग को प्रमोट करें, ठीक है। सो गेटिंग माय पॉइंट। डोंट्स क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, कभी भी क्रिटिसाइज मत करिए। हाँ, दूसरे को एम्पावर करिए, कहते हैं दुर्गा दीजिए, ताकत दीजिए उसे। हाँ,
क्रिटिसाइज तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू, वो भी एक तरीका होता है, कई बार दे करके आपको लेना होता है, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन जर्नली आपको क्या करना है, एकदम क्रिटिसाइजिंग पे नहीं आना, अंडरस्टैंडिंग पे रहना है, और उनको एम्पावर करना है, वो अपने चैलेंज से कैसे बाहर आ सकते हैं। डोंट आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यू मत करिए, आर्ग्यूमेंट हार जाइए, एग्रीमेंट कर लीजिए, है ना, समझौता कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। एग्रीमेंट होता है ना, एग्री कर लिया चलो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। आर्ग्यूमेंट की जगह एग्रीमेंट पे फोकस करिए। हार के जीतने वाले को ही मोदी केरियन कहते हैं। प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल हो जाए कई बार, वो कहते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना, एड़ा बन के पेड़ा खाना। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सारी चीजें इंसान लगा हुआ है, कोई कोई लोग ना बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आप डेमो दिखा रहे हो, और सामने वाला कहता है कि अच्छा ये इसको भी, फॉर एग्जांपल माइटी इन वन का डेमो दिखा रहे हो, हाँ अभी आपने कुछ डेमो दिखाया, उसको कुछ चीज साफ करके दिखाई, अभी वो दूसरे कह रहा है कि यार इसको भी साफ करके दिखाओ, और आपको पता नहीं कि ये साफ हो पाएगा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मार्कर से बोर्ड के ऊपर किसी ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो बोलो जी मैंने तो इतना ही सीखा था अभी तक, ठीक है, और मैंने इतनी ही चीजों पे करके देखा है, अब इस पे होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बात को क्लेम नहीं करती है कंपनी। करके देख लेते, ट्राई करके देख लेते, ठीक है। आप प्लान दिखाने गए किसी को, वो कह रहा है कि ये तो सब मुझे पता है, ठीक है, मेन मुद्दे की बात करो, तो आप क्या कह सकते हैं? सर आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने ना ऐसे ही सीखा है, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, टेढ़ा बन जाओ, ठीक है। साहब आपको ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, मेरे से ज्यादा जिनको नॉलेज है ना, मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ, टेढ़ा बन जाओ, ठीक है, समझ गए इस बात को? तो प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल हो जाना कई बार बढ़िया है, ठीक है। हर चीज को अपने ईगो पे, मैं तो साबित करके रहूंगा, क्यों साबित करके रहूं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कई बार होता है कि जैसे पेस्ट का डेमो दिखा रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अच्छा ये वाले पेस्ट का भी कर लो, उसका भी करो, उसका भी करो, या आप स्टेरिक्लीन का डेमो दिखा रहे हो, वो अपना वाला फिनाइल लेकर के आ जाएगा सामने वाला कि साहब इसका भी दिखाओ। तो फिर ऐसे में क्या करोगे? साहब देखो मैंने तो यही सीखा है, दो तीन चार चीजों के साथ करना, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, पता चला हो सकता है आपकी चीज अच्छी हो, करके देख लेते हैं, और अगर फेल हो गया तो देखो जी, ठीक है। डोंट हर्ट, किसी को आहत मत करो, डोंट लाई, कभी झूठ मत बोलो, डोंट फेक, कभी बहुत ज्यादा लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं है जिसको पकड़ना मुश्किल हो जाए, है ना, वो ऐसी वो होते हैं ना छोड़ा कि वो बांधना भी मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं कर। डोंट स्पॉइल रिलेशन, कभी भी अपने रिलेशंस को स्पॉइल नहीं करना। मोदी केयर नहीं कहता आपस में बैर रखना, मोदी केयर सिखाता है एक दूसरे की केयर करना, ये याद रखें। और हमेशा ना ऑब्जेक्शंस को ड्रीम्स के साथ तोला करो, कि उसका ऑब्जेक्शन मान लो पैसा नहीं है, ठीक है, अब पैसे को तोलो उसके ड्रीम्स के साथ, ठीक है, आर्थिक आजादी, अपना घर, अपनी गाड़ी, हाँ, अब ये जो पैसा नहीं है ये नीचे पड़ जाएगा, ये या ये भारी हो जाएगा, ठीक है, कि भाई यार ये ज्यादा जरूरी है, तो अगले 5 साल में भी ऐसे ही चाहिए क्या पैसे ना हो, ठीक है। सो ड्रीम्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्शंस को, कि अ, अ, इस टाइम पे अगर हस्बैंड नहीं माने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चों का भविष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उनकी जो भी ड्रीम है ना, अगर वो आपने सही तरीके से कैप्चर कर ली है, तो फिर आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्शन होगा उसको आप उनके ड्रीम के साथ तोल दीजिए। एक्सप्रेशंस का बहुत ध्यान रखें, अपने भी और सामने वाले के भी। सामने वाला कुछ कह रहा है, अपना ऐसे सर पकड़ के मत बैठ जाओ, ऐसे उंगली का निशान मत करो, ऐसे ढीठ होकर के मत बैठ जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंट, वेलकमिंग अप्रोच होनी चाहिए,
आपकी बॉडी लैंग्वेज वेलकमिंग होनी चाहिए कि सामने वाले की बात को सुनने के लिए आप ग्रास्प कर रहे हो। तो ये जो कुछ आप एक्सप्रेशंस देख रहे हो ना, ये सब नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। पॉजिटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? पॉजिटिव एक्सप्रेशंस वो होते हैं जहां पे आप स्माइल देते हो, वेलकम करते हो, सामने की तरफ झुकते हो, उसकी बात को ऐसे ऐसे करके सुनने की कोशिश करते हो। यस, यस, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है। सो वेलकमिंग एक्सप्रेशंस हमेशा आपके होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने कठिन से कठिन ऑब्जेक्शन आ जाए। राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच है स्माइल करते रहिए, रिलैक्स रहिए, लिसन करिए, सुनिए, उसकी उसकी बात को एक्सेप्ट करिए, समराइज करिए, वापस रिपीट करिए उसकी बात को और सिंप्लीफाई कर दीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, हमेशा याद रखें। जब भी कोई क्वेश्चन करे तो उससे क्वेश्चन में ही क्वेश्चन कर, यानी उसके आंसर में करने के लिए उससे क्वेश्चन करिए और समझिए उसकी बात को। ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे परिवार वाले नहीं करते। ठीक है। तो आप पूछिए, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने ऐसा कहां देखा? आपने ये किससे सुना? हम्म। सवाल करिए। सवाल 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 में ही ना आपको आंसर की तरफ आप बढ़ जाओगे। सवाल सवाल सवाल। ठीक है। इज दिस दी ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू? सिंगल आउट करना, क्या यही एक चीज है जो आपको रोक रही है? पॉइंट ए से ना पॉइंट बी की तरफ लेकर के जाना है। आज जो सिचुएशन है, मान लो कि पैसा नहीं है, ठीक है, कैसा रहेगा जब 3 से 5 साल के बाद आपको पैसे की कभी भी टेंशन नहीं हो? कोई चीज आपको शुरुआत करनी हो, 1 लाख रुपया लगना हो, 2 लाख रुपया लगना हो, 5 लाख रुपया लगना हो, आप फटाफट करके निकाल सको, कैसा रहे? तो ए से बी की तरफ लेकर के जाना। अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा, बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस रखना है। आपको कुछ चीजों को ना माइंड में रखना है। पॉइंट ऐसे आज प्रेजेंट जो पेन है उससे ना उसे, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी में दर्द है, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। अभी उसको डॉक्टर को आपको ऑपरेशन करना है। हाँ। सो डॉक्टर ऑपरेशन के पेन की बात नहीं करेगा, या ऑपरेशन में क्या क्या होने वाला है, हॉस्पिटल में रहोगे, दर्द से कराओगे, वो सब बातें नहीं करेगा। वो ये बातें करता है कि सोचिए, जब आप बिना छड़ी के चलना शुरू कर देंगे, जब आपको उठने बैठने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप अपने घर के काम कर पाएंगे, कहीं जाना है वहां घूमने जा पाएंगे। ठीक। सो वो एक प्लेजर की तरफ आपको ले, आपके भी माइंड में, हाँ यार थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन जब मैं मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं चल पाऊंगा, मैं लोगों से मिल पाऊंगा, बाहर निकल पाऊंगा, वॉक करने जा पाऊंगा। हाँ। सो उस तरफ लेकर के जाना है। तो ए से बी की तरफ हमेशा, पेन से प्लेजर की तरफ। ओके। टूल्स का इस्तेमाल करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। आप लाइव टेस्टिमनी, कोई टेस्टिमनी है, मान लो किसी चीज में किसी को कोई चैलेंज था, कमर में दर्द होता था, उसको एक टेस्टिमनी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, देखिए इनको भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब इनकी बेटर हुई है। टेस्टिमोनियल वीडियोस, इन्होंने कैसे अपने सपने पूरे किया है, जिंदगी इनकी क्या थी, एक कमरे के मकान में रहते थे, आज 3-3 मकान हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, जिसकी भी स्टोरी टेस्टिमोनियल के साथ। कनेक्ट मैगजीन का इस्तेमाल करिए, नेक्स्ट मीटिंग का इस्तेमाल करिए। हाँ। जब ऑब्जेक्शन आता है ना, तो नेक्स्ट मीटिंग में लेकर के आने की कोशिश करें उन्हें, उनके ऑब्जेक्शन के बेसिस पे। सीवाइल प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें, उसमें भी आपको ड्रीम्स दिखाई देते हैं तो वापस उसको ड्रीम्स के ऊपर लेके आइए। डेमो के को इस्तेमाल करिए, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कितना जरा सा लगा, स्टेरिकलिन फॉर एग्जाम्पल, ये कितना जरा सा लगा, और ये देखो कितना लगा था, और फिर भी इसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। तो डेमो किट का इस्तेमाल करिए। ये टूल्स हैं आपके पास, हमेशा आपके पास रहने चाहिए। ठीक है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हो सकता है सारे लोग अभी तैयार ना हो। ठीक है। पीपल डू व्हेन देयर राइट टाइम हैज कम,
लोग करते हैं काम को जब उनका सही समय आ चुका होता है। आपका सही समय आ चुका था, इसलिए आप इस बिजनेस में आज हैं। आई हैव गॉट आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन जो उन्होंने किया था उसका जवाब शायद आज आपके पास ना हो, लेकिन आप उनको ये कह सकते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा, है ना, फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो जब आपके पास क्वेश्चन का जवाब उनका हो जाए, तो फिर आप उनसे कह सकते हो कि मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिया है, या आपने जो प्रॉब्लम रखी थी उसका जवाब मिल गया है। ठीक है। प्लस फर्स्ट ऑर्डर की तैयारी करिए, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, की तैयारी करिए, उनसे नेक्स्ट मीटिंग की बात करिए। टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन, अपनी अपलाइन को उनसे इंट्रोड्यूस कराइए फॉलो अप के लिए। एडिफाई करना लेकिन जरूरी है कि आप उनको किससे मिलवाने वाले हो, तो अपनी अपलाइन को एडिफाई करना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों ये थे कुछ तरीके। ये कुछ एक आध चीज और कर लेते हैं। एक होता है नो आर्ग्यूमेंट क्लोज। ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट क्लोज का क्या मतलब होता है? मान लो कोई व्यक्ति आप पे सवाल दागा जा रहा है ना, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, जबरदस्ती, जबरदस्ती के। कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, मान लो उन्होंने एक क्वेश्चन किया, आप उसका आंसर कर रहे हो, उसका आंसर पे ध्यान नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन ले आएगा, फिर आप उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, अभी वो तीसरा क्वेश्चन लेकर के आ जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके ऊपर दागे जा रहा है जबरदस्ती। अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने वाले लोग होते हैं ये एक्चुअली। हाँ। सो ऐसे में आपने क्या कहना है, बहुत सिंपल सा एक क्लोजिंग फैक्टर होता है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं बहुत आपसे इंस्पायर्ड, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत सकता, और मैं इनकी सराहना भी करता हूं। ठीक है। मैं आपके पॉइंट्स की रिस्पेक्ट भी करता हूं, मगर कई बार हम आर्ग्यूमेंट में पढ़ करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मिस कर दें। ठीक है। सो जब बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो अब कब तक बैठे रहोगे यार, कब तक जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब करते रहोगे? सो आपने ये वाला तरीका अपनाना है, बहुत सिंपल सा तरीका, और बहुत काम आता है, मेरे बहुत काम आता है ये। ओके। अच्छा, क्लोजिंग में कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। अ, ध्यान क्या रखना होता है, देखो, एक तो यह है कि किसी को ना आपने पिन पॉइंट नहीं करना होता। जब भी आपने कोई पॉजिटिव बात करनी है, तो सामने वाले को लेकर के करें, नेगेटिव बात करनी है तो अपने को लेकर के करें। जैसे हम कहते हैं कि एक दिन तो इस दुनिया से जाना है, जिस दिन तू चला जाएगा तेरे परिवार को कौन देखेगा? ये नहीं, जिस दिन हम चले जाएंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी नेगेटिव बात आ रही है, उसको अपने ऊपर लेकर के करें। ठीक है। और दूसरे के ऊपर हमेशा पॉजिटिव बात करें, ये हमेशा माइंड में बिठा लीजिए। दूसरी चीज, सुनिए और समझिए कब व्यक्ति आपसे मेरे पे आता है, मुझे इसमें फायदा क्या होगा, मेरी स्किन, है ना, मेरा डाइजेशन, मेरे बच्चे, जब वो मेरे पे आने लग जाए तो अब आप ये समझ लीजिए अब ये सही जगह चल दिया है। ठीक है। क्योंकि अब उससे मिलने लगा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, WIIFM। ठीक है। योर से माइन पे आ जाए। ठीक है। और इफ से वेन पे आ जाए। ठीक है। जनरली इफ का मतलब ये होता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो। ठीक है। वेन का मतलब होता है मैं कब तक कर पाऊंगा। वेन आ जाता है कब, मैं कब तक कर पाऊंगा, ये 1 लाख रुपए कब तक आ पाएंगे। तो जब ये चीजें आने लगे तो आप ये समझ लीजिए अभी राइट फ्रेमवर्क चल रहा है, अब आपको क्लोजिंग की तरफ आना है फटाफट। अब आपको बहुत ज्यादा लंबा डिले नहीं करना। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज को देखिए, जब वो ऐसे पीछे होकर के बैठा है, हाथ फोल्ड करके बैठा है, तो समझिए अभी वो कैप्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे वो आगे की तरफ आने लग जाए, आपको सुनना शुरू कर दे, सर हिलाना शुरू कर दे, तो समझो अब क्लोजिंग का टाइम आ गया है। बहुत ज्यादा डिले नहीं करना, वहीं पे क्लोज करने की कोशिश करें उनसे फिर।
ठीक है, हिट द हैमर व्हेन इट इज हॉट, हमेशा लोहे को तब ठोकना अच्छा होता है जब वो गर्म होता है। ओके, सो ये थे कुछ बातें, और लास्ट में हमेशा याद रखें, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। जरूरी नहीं है हर एक को आप लेकर के आ ही पाओ, या हर एक को आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे करके आ पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप काम करते रहिए। तो ये हमेशा फॉर्मूला याद रखें। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस पे जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, 8:30। एक ऑब्जेक्शन होता है रिपीटेड, आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता काम करने के लिए। सो इसके रिस्पॉन्स को देखते हैं फिर, क्या रिस्पॉन्स इसमें रखना है आप। फॉर्मूले वही याद रखिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है अगर तो। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है यार मैंने पहले भी किया था, कुछ हुआ नहीं, तो उसका आप सिंपल सा कह सकते हैं, अगर इस बार ये हो गया तो, अगर इस बार आपकी गाड़ी आ गई तो, अगर इस बार आपका घर बन गया तो, अगर इस बार आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद आए तो, अगर इस बार आपके हस्बैंड राजी हो गए तो, अगर इस बार ये हो गया तो, अगर इस बार आपने बहुत पैसा कमा लिया तो। ठीक है, तो ये अगर और तो, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी बहुत इजी होता है जब आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो ये मैंने कुछ टेक्निक्स बता दी। अब हम एक एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसका बेसिक कैसे हैंडल करना है इसको समझ। तो एक है जैसे आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो यहां पे रिस्पॉन्स क्या है, देखो, मैनी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स स्टार्टेड पार्ट टाइम while working full-time jobs or managing busy schedules. With the flexibility of our business model, you can work at your own pace and fit it around your existing commitments. तो इसमें वही फील फेल्ट फाउंड पहले अपनाएंगे कि मैं समझ सक रहा हूं या मैं महसूस कर पा रहा हूं जो आप बता रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी जनरली ना टाइम नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो आपने फील कर लिया, फेल्ट कर लिया, फिर आपने उसको कहा कि लेकिन मैंने ये पाया और ये देखा, ये जाना, ये समझा कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, उन लोगों ने पहले पार्ट टाइम ही इस बिजनेस को शुरू किया था, एक एक घंटा दे करके, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इसको फुल टाइम लिया। जब उनको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई तो उन्होंने इसको फुल टाइम लिया, और आज बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे इस बिजनेस की खासियत ही ये है कि इस बिजनेस को आप अपने समय की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और अपनी स्पीड के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फाउंड में आप बताएंगे, फील फेल्ट फाउंड, तीसरी स्टेज। ठीक है, ये जो लाइन आई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आई डोंट हैव इनफ मनी टू गेट स्टार्टेड, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं शुरू कर सकूं। तो फिर वही फील्ड फेल्ड फाउंड अपनाएंगे। ठीक है, और फाउंड में क्या बताएंगे, स्टार्टिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफन रिक्वायर्स अ लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ती है, बनिस्पत की ट्रेडिशनल बिजनेस। जैसे एक नॉर्मल आपको कोई बिजनेस दुकान लगानी है, तो दुकान शुरू करने में 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, वहीं ये बिजनेस सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए में कोई भी शुरू कर सकता है। एडिशनली द पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स मेक इट वर्थवाइल, लेकिन उस दुकान से कहीं ज्यादा रिटर्न आपको यहां पे मिल जाता है, तो ये फाउंड में आएगा। ओके, तो आपने फाउंड किया कि मैंने ये देखा, मैंने ये पाया कि एक ट्रेडिशनल अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लो एक दुकान भी हम शुरू करते हैं परचून की, तो वहां पे दुकान शुरू करने में लगभग 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं, और रिटर्न वही आता है 20-25 हजार रुपए का। लेकिन यहाँ पे 2,000-3,000 रुपए से बिजनेस को शुरू करके हम अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर लाख रुपए प्लस की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, फाउंड, तो ये आपने बताया कि ये मैंने पाया, ये मैंने देखा, ये मैंने रिसर्च करी। ठीक है, और टेस्टिमनी के साथ कनेक्ट करेंगे फिर। देखो, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे। ये पर्सन है, मान लेते हैं विजय अग्रवाल जी। ये पानी के पाउच बेचा करते थे बस स्टैंड पे, और इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। लेकिन आज
इस बिजनेस को शुरू करके इन्होंने, और बिना कोई पैसे लगाए, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपए में इस बिजनेस को शुरू किया और आज महीने के 7 से 8 लाख रुपए कमाते हैं। ओके, तो ये फाउंड में आना है। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, मैं कोई सेल्स वाला नहीं हूं, ठीक है। तो वही फील फेल्ट फाउंड, फाउंड में आ गए। फाउंड में क्या कहना है, यू डोंट नीड टू बी अ सेल्स पर्सन टू सक्सीड। मैंने ये पाया कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सेल्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। मैंने ये पाया, आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कोई सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है, ना सेल्समैन की आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है। यहाँ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और सपोर्ट सिस्टम है वो सारी स्किल्स और नॉलेज हमें दे देते हैं, जिसके थ्रू हम बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिल जाता है, ठीक है। isn't this a isn't this just a pyramid scheme? ये तो पिरामिड स्कीम जैसी लग रही है मुझे, ठीक है। या ये तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है इस तरीके से। हाँ, सो पिरामिड स्कीम जो नॉर्मली आजकल लोग कहते हैं ना, वो एमएलएम बैंड है इंडिया में। ये आजकल बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया, एमएलएम बैंड है इंडिया में। हम्म, तो ऐसे लोगों को कैसे, वही मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैंने ये पाया, अब जब पाया तो क्या पाया, पाया ये कि जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं, या जो नॉर्मली मनी सर्कुलेशन वाली जो कंपनियां होती हैं, या जो एमएलएम को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को मनी सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में इलीगल हैं और ऐसी कंपनियां ज्यादा नहीं चल पाती। ये कंपनियां वो होती हैं जो एक बड़ा लालच देती हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे पैसे आप यहाँ पे कमा सकते हो, और ये शुरू में आपसे एक मोटी रकम लेते हैं, ये झांसा देते हैं, ठीक है। जबकि हमारी कंपनी में मैंने ये देखा कि ये बिल्कुल लीगल है, और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो मार्केट में भी अगर जाओगे तो इससे बेहतर रेट के ऊपर नहीं मिल सकते। रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे जितनी भी इनकम आती है वो इनकम इन्हीं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आती है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ठीक है, और सर्टिफाइड है कंपनी। तो ये फिर पाया में आ गया, ठीक है। लेकिन फील फेल्ट पहले हो जाना चाहिए। आई हैव हर्ड नेगेटिव थिंग्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स सुनी है, ठीक है। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट देयर आर मिसकंसेप्शन, मैं समझ सकता हूं कि लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। लोगों को सही आइडिया नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। However, many people have achieved great success and financial freedom through network marketing. लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस ली है और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है। We encourage you to do your own research and speak to our satisfied customers and team members to get a better understanding of our business. मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी रिसर्च करिए, ठीक है। हमारे कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर्स से मैं आपकी बात करवाता हूं, ठीक है, और कुछ अपने टीम के मेंबर्स से बात करवाता हूं, एसोसिएट से, या मेरी टीम के कुछ लोगों से आपकी बात करवाता हूं। उनसे आप जानिए कि उन्होंने, वो किस परिस्थितियों से गुजरे और वो आज क्या पा रहे हैं यहां से, ठीक है। तो एक नेक्स्ट लाइन ओपन कर दीजिए। आपसे नहीं मान रहे ना, तो हो सकता है किसी और से बात करके एग्री कर जाए, सो नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चले जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ पाएंगे, आई एम नॉट श्योर आई कैन बी सक्सेसफुल इन दिस। मुझे लग रहा है कि यार मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं कामयाब हो पाऊंगा, ठीक है। सो ऐसे ही वही फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैंने शुरू किया था कि यार मैं कामयाब हो पाऊंगा, मैंने तो आज तक ऐसा काम नहीं किया है, ठीक है। जो भी भड़ास है अपनी उसको निकाल दो पहले, जो जो आपको लगता है ना फील फेल्ट फाउंड में ना, आप उसके सारे सवाल जो आप लग रहा है कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो सब बोल भी सकते हो, ठीक है। कि मुझे भी ऐसा लगा था कि ये पैसा लेकर के भाग जाते हैं, या ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, या प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, या वैसे जो भी चीज है वो फील फेल्ट फाउंड में ही बता दो। फिर फाउंड में जब आओगे तो फाउंड में कहना है, लेकिन मैंने ये पाया कि जब हम सही ट्रेनिंग लेते हैं, मेंटोरशिप लेते हैं,
और जब हमें सही सपोर्ट मिलता है तो हम कामयाब जरूर होते हैं। ठीक है। मेनी पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग एक्सपीरियंसेस से इस बिजनेस में आते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। जैसे कि हमारे साथ टीचर भी हैं, सीए भी हैं, लॉयर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, और हर एक की अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी है। एंड वी बिलीव दैट विद डेडिकेशन, और हम ये मानते हैं या मैंने ये पाया कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करता है वो अपने गोल्स यहां से जरूर अचीव करता है। तो वही फील फेल्ट फाउंड, ये फील फेल्ट फाउंड के उसमें ही चल रहा है। आई हैव ट्राइड नेटवर्क मार्केटिंग बिफोर, ठीक है, आई नीड टू थिंक इट ओवर। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब एक एक को हम क्या पढ़ते रहेंगे। तो फॉर्मूला वही है, फील फेल्ट फाउंड। ठीक है। सो आई नीड टू थिंक इट ओवर, मुझे इसके ऊपर सोचना होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिक्रूटिंग अदर, मैं दूसरों को ज्वाइन नहीं कराना चाहता। ठीक है, क्या बिना ज्वाइन किए भी कामयाबी मिल सकती है? आई डोंट बिलीव इन प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री, मैं प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं करता, या मैं इसी इंडस्ट्री में ही बिलीव नहीं करता हूँ। आई एम नॉट श्योर आई कैन डेडिकेट इनफ टाइम टू मेक दिस वर्क। मेरे को, मुझे लग रहा है कि यार मैं इतना टाइम ही नहीं निकाल पाऊंगा कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊं। आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बॉदरिंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये कुछ सवाल जो है ना, ये रिपीटेड है, यही सवाल आएंगे आप लोगों को भी, यही सवाल आते हैं ना। मैं यार अपने दोस्तों को और फैमिली के ना पीछे नहीं लग सकता, मैं उनको बॉदर नहीं करना चाहता जबरदस्ती। उनसे उनको मैं इस उसमें लाने में मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हैंडल रिजेक्शन, मुझे मुझे कोई ना कर देता ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अच्छे जॉब में हूँ, अच्छे बिजनेस में हूँ, या मुझे घर देखना होता है, मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। इफ आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन मेक इनफ मनी, मैं मुझे नहीं मालूम मैं इससे पैसा बना भी पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ सेलिंग, मुझे बेचना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ स्टेबल एंड सिक्योर अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि यार ये इतना, पता नहीं, स्टेबिलिटी आप लोग बोलते थे वो जनरेशन का बिजनेस, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता यार कि जनरेशन का बिजनेस। अब आप कह रहे हो जी, मोदी कह रहा है, समीर मोदी जी इसके मालिक हैं, समीर मोदी जी के बाद अगर कोई और आया और उसने इस बिजनेस को बंद कर दिया तो ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है। आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन द पास्ट, मैंने पहले भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की थी लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। आई एम स्केप्टिकल अबाउट द पोटेंशियल फॉर सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री, मुझे लगता नहीं कि इस इंडस्ट्री में यार कोई कोई बड़ा काम होने वाला है। आई नीड टू कंसल्ट विद माई स्पाउस और पार्टनर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मुझे पहले अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करनी पड़ेगी। अब देखो वही फील फेल्ट फाउंड, फाउंड में एब्सोल्युटली इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक डिसीजन दैट अलाइन विद योर फैमिली। मैं एग्री करता हूं इस बात से कि जब भी कोई डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो अपने फैमिली मेंबर्स की सलाह से लेना चाहिए। ठीक है। आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे पाऊं, और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ मिल करके उनको एक बार पूरे अच्छे तरीके से इस प्रेजेंटेशन को दिखा पाऊं, और उनके भी अगर कोई सवाल है तो उनको मैं राइट तरीके से हैंडल कर सकूं या उसका जवाब दे पाऊं। तब मुझे लगता है कि वो, और एग्जाम्पल वही गणित हस्बैंड को ज्यादा समझ में आता है, तो इस तरीके की आप बात कर सकते हो कि मेरे हस्बैंड को जब गणित समझ में आया तो उन्होंने कहा कि यार यही बिजनेस है जो आपको करना चाहिए। ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि उनको ज्यादा अच्छे तरीके से गणित समझ में आएगा। सो वही सेम चीज को आपने पाउंड में बताना है। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हैंडल द प्रेशर ऑफ रनिंग माई होम, मुझे लगता है यार मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता अपने बिजनेस करने का। ठीक है। तो ये आपने कुछ ऑब्जेक्शन देखिए, तरीका सबका सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है, रिलेट करना है। और अगर वो शुरुआत की चीजें आपने सही करी हैं, रेपो सही तरीके से क्रिएट की है ना, आप खुद कन्विंस्ड हैं इस बिजनेस से, खुद कमिटेड हैं, फिर बड़े से बड़ा ऑब्जेक्शन भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो दोस्तों, ये था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कंप्लीट सेशन। हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको कवर किया।
2 घंटे में इसको कवर करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने सीखा होगा। और अब अगर आप चाहें तो हम लाइव ऑब्जेक्शंस भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ लाइव ऑब्जेक्शंस लिए जाएं, तो चलिए कुछ लाइव ऑब्जेक्शंस लेते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, और हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं, हम उसका लाइव ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। तो देख लेते हैं बाकी सब क्या कह रहे हैं आज के सेशन के बारे में। तब तक, जब तक आप सवाल पूछिए अपना, और अगर कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज भी कर सकता है। बहुत ही शानदार नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मीटिंग। थैंक यू सुशीला आर्य जी, थैंक यू वेरी मच नायक सर। आप हमेशा बहुत सारा प्रोत्साहन मुझे देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। अब अच्छा, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।